अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर में। देखो, हमारा कल एक टेस्ट हुआ था और वो टेस्ट इसी टॉपिक केमिस्ट्री का 30 एमसीक्यूज का था। मैंने रात को आप लोगों के लिए जो है इसकी जो की थी आंसर की वो भी अपलोड कर दी थी। और जिन लोगों की कोई क्यूरीज आई थी, ठीक है जी, जिन लोगों का भी जो है जिन लोगों ने मुझसे पूछा था किसी क्वेश्चन के एतबार से मेरे पोस्ट पर क्वेश्चन किया था, मैंने उनके क्वेश्चंस का उनको आंसर दे दिया है। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग क्लास के बाद आफ्टर द क्लास, ठीक है, आप लोग जरूर विजिट करना। मेरी जो कल की पोस्ट है उनको विजिट करना, ठीक है। वहां से आपको जो है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, लगता है कि भाई कोई कंफ्यूजन अभी रह चुकी है, तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी उस पोस्ट से आपको जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स का उस पोस्ट पे आंसर दिया था, ठीक है। तो आप लोगों ने जरूर जो है क्या कहते हैं पोस्ट पे विजिट करना है, ठीक है, क्योंकि क्यूरीज जाहिर सी बात हो सकती है, कंफ्यूजन तो रहती है जहन के अंदर। सो वो क्यूरीज वो कंफ्यूजन जो है आप लोगों की दूर हो जाए। बाकी अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम आता भी है किसी एक क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों ने करना ये है कि उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है मेरी किसी भी पोस्ट पे कमेंट करना है, या फिर मुझे आप मैसेंजर पे मैसेज कर दें, मैं आपको वहां पर जो है उसका आंसर दे दूंगा। डिग्री ऑफ क्या लिखा हुआ है, पोलैरिटी वाला एमसीक्यू, देखो मैंने आपको ना मतलब 4 लोगों को ना उसी पोस्ट पे इस इसका आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। कंफ्यूज आप लोग हो रहे हो कि भी अगर जो हमारे पास जो है डिग्री ऑफ पोलैरिटी किस चीज को शो करती है, दो ऑप्शंस आपस में रिलेट करते थे, एक हमारे पास आनिक कैरेक्टर था और दूसरा हमारे पास था डायपोल मोमेंट, ठीक है। हम डायपोल मोमेंट की तरफ जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि देखो, डिग्री ऑफ पोलैरिटी जस्ट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटी होने की बुनियाद पर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए होती है, तो वो स्टेटमेंट कभी हमें कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही। तो जस्ट जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है, इट गिव अस द आइडिया अबाउट आनिक करेक्टर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एचएफ की बात करते हैं, तो ये सब एक पोलर हमारे पास बॉन्ड है, ठीक है। और पोलर बॉन्ड होने की रीजन क्या है कि इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो ये पोलैरिटी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि जो बॉन्ड है इसका आयनिक कैरेक्टर कितना होगा या क्या होगा। ये इतनी इंफॉर्मेशन, यानी बॉन्ड पोलैरिटी हमें कभी भी डायपोल मोमेंट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती, या हमें उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है जी। तो चैप्टर का टेस्ट हो उसके नेम मेंशन किया करें प्लीज। देखो फिजा में आप लोग इग्नोर करते हैं ना फिर पोस्ट को। मैंने इवन के पोस्ट मेंशन की थी, उस पे लिखा हुआ था चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1, ठीक है, या जो भी मैंने मेंशन किया था उसमें। और उसमें लिखा था कि जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए सारे के सारे जो है वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। आपके पास नोट्स इवन अवेलेबल हैं उन तमाम चैप्टर्स के, ठीक है, चैप्टर के टॉपिक्स के। तो आप लोगों को इस हवाले से कंफ्यूज होना नहीं चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। और आज बेसिकली टॉपिक हमने करना क्या है, आज बेसिकली टॉपिक हमने करना है किस हवाले से भी। अच्छा, निम्रा कह रही है मैंने मैसेंजर पर क्वेश्चन किया था, प्लीज उनके आंसर कर दीजिएगा। निम्रा मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, आज हमने क्या करना है भाई, आज हमने डिस्कस करना है रिलेटेड टू हेसिस लॉ, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है केमिकल एनालिटिक्स का, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा और हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो हम इस वक्त डिस्क्राइब करेंगे केमिकल एनालिटिक्स में लास्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है हेसिस लॉ, ठीक है। उसको मैं आप लोगों के लिए डिस्क्राइब करता हूं, उसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द एमसीक्यू एक्सरसाइज। और आपका टेस्ट भी होगा सर, प्लीज मैसेंजर पर फोकस किया करें भी। देखो सना, मैं आपको बताऊं कि शायद आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते भी, कल भी मैंने बहुत से लोगों का आंसर किया, परसों भी बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर किया था। और मैं हर दिन 2 दिन बाद या 1 दिन बाद लाजमी आप लोगों का आंसर करता हूँ। इवन आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग को फिर आंसर कर देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, ठीक है। इवन के ये क्लासेस हैं, फिर एमडी कैट नम्स और ई कैट जो है वो एनजीपी हमने स्टार्ट किया है, वो क्लासेस को भी देखना होता है। फिर 4 क्लासेस जो है, मतलब 4 तो नहीं, मतलब 5 क्लासेस जो है वो इवनिंग के अंदर भी होती हैं, उनको भी देखना होता है। तो थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा आपको जो है ध्यान करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। सो लेकिन ये है कि फिर भी आप लोगों का आंसर मैं पूरे पूरे टाइम पे देता हूँ। थोड़ा जरूर बोले सर प्लीज, आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोले भी, इतनी जोर से तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मैंने भी किया था सर जी, ठीक है। इरफान, मैंने इरफान का आंसर भी आई थिंक मेरे हाथ से किया था सर, डोंट माइंड, बट आप चेक नहीं करते मैसेंजर भी। सना, मैं करता हूँ मैसेंजर का चेक भाई, बाकी लोग इसको गवाह जरूर होंगे कि भी मैंने आंसर जरूर करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हेसिस लॉ को। और हेसिस लॉ जो है इससे मुतालिक हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है, और ये समहाउ इसका हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। सो हेसिस लॉ की हमने बात करनी है फर्स्ट, ठीक है जी।
अब इसमें मैं डेफिनेशन की तरफ मूव नहीं करूंगा, बस सिंपल आपको थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दे दूंगा हेसिस लॉ का। इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, हेसिस लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बेसिकली तौर पे हम ये बात कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात डिस्कस की थी, कि जहां तक इंथैल्पी की बात है, इंथैल्पी को हम कैपिटल एच के साथ मेंशन करते हैं, ठीक है। और इंथैल्पी यानी कैपिटल एच की जहां तक बात है, तो यार ये वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, आवाज कम आ रही है। अच्छा, तो मैं ये आपसे कह रहा था कि इंथैल्पी की जहां तक बात है, हम ये बात कहते हैं कि इंथैल्पी जो है, ठीक है, इसको हम कैपिटल एच से शो करते हैं। और कभी भी हम इंथैल्पी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि इनको हम डेल्टा एच के साथ शो करते हैं। डेल्टा एच की फॉर्म के अंदर, चेंज इन इंथैल्पी की फॉर्म के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, इंथैल्पी को मेजर करते हैं। और लास्ट टाइम हमने इंथैल्पी मेजरमेंट में दो इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, एक हमारे पास था बॉर्न कैलोरीमीटर, एक हमारे पास था ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके थ्रू हम जो है कैलोरी जो सॉरी जो हमारे पास इंथैल्पी चेंज है, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक बात है, अब देखो तमाम के तमाम जो जितने भी हमारे पास फ्रिक्शंस होते हैं, जितने भी फिनोमिनाज हमारे पास जो है नेचर के अंदर हैं, तमाम की इंथैल्पी चेंज को हम बाय यूजिंग जस्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाल सकते। यानी कि बॉर्न कैलोरीमीटर और ग्लास कैलोरीमीटर की समहाउ कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। उनके थ्रू हम तमाम के तमाम टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस की इंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ये लिमिटेशन क्या है और कौन से ऐसे प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी इंथैल्पी को हम बॉर्न या ग्लास कैलोरीमीटर से नहीं निकाल सकते, ये वो टाइप ऑफ प्रोसेस हैं, ये वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो मल्टीपल स्टेप्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो हेसिस लॉ हम कहां इस्तेमाल करते हैं, हेसिस लॉ आर यूज्ड फॉर दोस टाइप ऑफ प्रोसेसेस, दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, which take place in multiple steps, ठीक है, जो क्या करते हैं बे, जो मल्टीपल स्टेप्स जो हैं, ठीक है, उन पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। इस तरह के रिएक्शंस की टोटल एंथैल्पी को बाय यूजिंग द हेसिस लॉ हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हेसिस लॉ जो है, इसके थ्रू जो है हम हेसिस लॉ के थ्रू हम क्या करते हैं, इस तरह की जो रिएक्शंस हमारे पास हैं, ठीक है, इनकी एंथैल्पीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ये ए अपने आप को डी में कन्वर्ट करना चाहता है। अब ये जो ए की कन्वर्जन इनटू डी है, ठीक है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। ये ए कन्वर्ट पहले होगा सी में, फिर सी कन्वर्ट होगा किसमें भी, लेट्स सपोज यहां पर हम एफ कर लेते हैं, ठीक है भी। सो ये कन्वर्ट होगा डी में और फिर डी कन्वर्ट होगा एफ के अंदर। सो इट मींस कि चूंकि ए की कन्वर्जन इनटू एफ सिंगल स्टेप पर मुश्तमिल नहीं है, तो इस तरह के जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं कि इनकी जो इंथैल्पी है वो हम बॉर्न या ग्लास कैलोरीमीटर से हम निकाल नहीं सकते। इनकी इंथैल्पी के लिए हमें हेसिस लॉ का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हेसिस लॉ के मुताबिक हम कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या होता है, हेसिस लॉ का मतलब होता है सिंपली तौर पे कि इसमें हम कहते हैं कि किसी एक प्रोसेस की जहां तक बात है, तो उसमें हम कहते हैं टोटल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल इंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस, टोटल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, is independent to the path that we follow। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर प्रोसेस सिंगल वे भी हो रहा हो या इवन के मल्टीपल स्टेप के अंदर भी ये प्रोसेस हो रहा हो, तो टोटल इंथैल्पी जो सिस्टम की होगी वो इन दो पाथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, टोटल इंथैल्पी सेम ही रहेगी। फर्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। तो मैं कुछ आगे आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो फर्दर क्लैरिफाई करूंगा। यानी हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम of system is independent to the path that we follow। यानी कि कोई भी हम एक प्रोसेस है कर रहे हैं, वो अगर सिंगल स्टेप पे भी हो रहा है, वो मल्टीपल स्टेप के अंदर भी हो रहा है, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास टोटल इंथैल्पी है उस तरह के रिएक्शन की, उस तरह के प्रोसेस की, वो इंडिपेंडेंट होगी जिस भी हम पाथ को फॉलो करें, जिस भी तरह से हम अपने फाइनल प्रोडक्ट को निकालना चाहें, जिस तरह से हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं मैं आप लोगों को, हेसिस लॉ को समेशन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। हेसिस लॉ को हम क्या कहते हैं, समेशन लॉ भी कहते हैं। यहां मैं राइट कर लेता हूं, समेशन लॉ। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इसको हम क्यों इस तरह से कहते हैं, देखो मैं जैसे आपको एग्जांपल भी प्रोवाइड कर रहा था
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे भी कहा था कि ए को हम एफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये कन्वर्ट किस तरह से होता है कि पहले सी में जाएगा, फिर ये डी में जाएगा और फिर फर्दर आएगा। लेट्स सपोज इसकी इंथैल्पी डेल्टा H1 है, इसकी इंथैल्पी डेल्टा H2 है, ठीक है, और इसकी इंथैल्पी डेल्टा H3 है, ठीक है, ये हम कहते हैं लेट्स सपोज डेल्टा HF के इक्वल है। हम कहते हैं कि भी हमारे पास जो टोटल इंथैल्पी है जिसको हम डेल्टा HF यानी फॉर्मेशन की बात करते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये इक्वल होती है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये समेशन लॉ भी कहलाता है, यानी कि टोटल इंथैल्पी जो है इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इंथैल्पीज, ठीक है, ये इंडिविजुअल इंथैल्पीज जो है इनके सम के जो है हम कहते हैं कि ये इक्वल होगा, इसलिए इसको हम समेशन लॉ भी कहते हैं, ठीक है जी। सो हेसेस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज समेशन लॉ एज वेल बिकॉज वी से दैट, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस जो है वो मल्टीपल स्टेप पर मुश्तमिल है तो उसमें इंडिविजुअल इंथैल्पीज का जो सम है, ठीक है, इट विल गिव अस द टोटल इंथैल्पी, इंफॉर्मेशन अबाउट इन टोटल इंथैल्पी, ठीक है, टोटल इंथैल्पी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। मुझे बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन आपके जहन में आ रही हो? इंडिपेंडेंट पाथ का क्या मतलब है मैं नहीं समझ सकी भी सना। मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट बनना है, यानी इलेक्ट्रॉन ए से बी प्रोडक्ट हमारे पास बनने, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन जो है, ठीक है, इसको हम अगर ऑक्सीडाइज करें तो इससे हमारे पास डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है भाई। अब अगर हम कहते हैं कि लाजमी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली बन जाए, अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सूरत में अगर लेट्स सपोज हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो तो इससे रिएक्ट करने के बाद ये फर्स्ट कन्वर्ट करेगा अपने आप को कार्बन मोनोऑक्साइड में, फिर फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड एक और ऑक्सीजन हाफ मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। सो इट मींस के ये स्टेप मल्टीपल भी हो सकता है, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे डायरेक्टली हम जो है कन्वर्ट कर लें कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर, चाहे हम इसको मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू कर लें, टोटल इंथैल्पी जो है सिस्टम की वो सेम रहेगी, वो इक्वल रहेगी, ठीक है, यानी कि यहां से आप इंथैल्पी डेल्टा एच कैलकुलेट कर लो या फिर इंडिविजुअल जो हमारे पास स्टेप्स हैं इनकी इंथैल्पीज को सम कर लो, दोनों के दोनों आपस में इक्वल ही होंगी, यानी डेल्टा एच एफ इक्वल्स टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमने हेसेस लॉ की बात की जिसको हमने कहा कि समेशन लॉ भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इवन के इसकी अगर हम बात करते हैं, हेसेस लॉ की बात करते हैं, अपनी बात पढ़ी भी होगी अपनी एफएससी के अंदर भी कि इवन हेसेस लॉ हमें क्या कहता है भाई, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज हम ये बात जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में बनना है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन को मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसकी डेल्टा एच एफ हम जो है वो मेजर हमने कर ली, यानी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था जिससे हमारे पास आ चुका, ठीक हो गया। अब अगर मुझे इंडिविजुअल स्टेप की किसी एक स्टेप की इंथैल्पी नहीं पता तो मैं इंडिविजुअल स्टेप की इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, यानी मुझे यही पता है, मुझे अगर ये भी पता है तो मैं डेल्टा H1 कैलकुलेट कर सकता हूं, यानी कि हेसेस लॉ या समेशन जो लॉ हमारे पास है ये हमें इनेबल करता है कि हम इंडिविजुअल स्टेप की यानी अननोन स्टेप है उसकी भी इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस चेंज इन इंथैल्पी इन अ साइकिल प्रोसेस इज जीरो, एग्जैक्टली बिल्कुल। देखो अभी हम आगे चलते हुए यही हम बात करेंगे कि अगर जो है लेट्स सपोज मेरे पास ये पूरा की पूरा एक साइकिल ही बनता है, जाहिर सी बात है यहां से मैंने स्टार्ट किया फिर ये वापस भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इन तमाम इंथैल्पीज का सम कर लूंगा, और इन तमाम इंथैल्पीज का सम कैसे होगा कि इस वैल्यू को भी मैं इधर लेकर आऊंगा ताकि सम कर सकूं, तो वो हमेशा जीरो के इक्वल ही होगा, ठीक है। सर इन स्टेप में इंथैल्पी भी सेम होगी? देखो मैं आपको बताऊं स्टेप की इंथैल्पी सेम नहीं हो सकती, यानी इस स्टेप की इंथैल्पी और इस स्टेप की इंथैल्पी का अगर आप कह रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकती, लेकिन इन दोनों का सम हमेशा इक्वल होगा टोटल इंथैल्पी के, ठीक है। लास्ट में नहीं है कि इंडिविजुअल इंथैल्पी जो है इंडिविजुअल स्टेप की इंथैल्पी जो है वो सेम हो सके। सर हेसेस लॉ को हम इससे कह सकते हैं कि the amount of heat evolved or absorbed during a chemical, physical or chemical ठीक है, remains the same whether the change taken place, ठीक है, in one or several step, ठीक है। सना बिल्कुल ठीक कह रही है, ये वही चीज है, ये थोड़ी सी इलस्ट्रेटेड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, यानी जो आपने एक्सप्लेन फॉर्म में मेंशन कर दी है, बाकी इसको मैंने समराइज फॉर्म में लिखा है कि हमारे पास जब भी कोई एक चेंज प्रोड्यूस होगा तो इट विल बी इंडिपेंडेंट टू द पाथ दैट वी फॉलो टू मेक दिस चेंज, ठीक हो गया, क्लियर हो चुका है आप लोगों को?
थोड़ा सा हम आगे मूव करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पर देखा, डिस्क्राइब किया, ठीक है, कि हेसिस लॉ है क्या। अब हेसिस लॉ की जहां तक हम बात करें तो हमें एक छोटा सा एमसीक्यू हमें कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसके मुतालिक थोड़ी सी फर्दर गाइडलाइन ले सकें और फिर हम आगे मूव कर सकें। सो एक मैं एमसीक्यू आप लोगों के लिए राइट करूंगा कि जिसके बाद हम फिर फर्दर आगे चलेंगे और फर्दर अपनी जो डिस्कशन है, ठीक है, इसको आगे कैरी करेंगे। जल्दी से एक एमसीक्यू कर लेते हैं। देखो मैंने अभी आपसे कहा कि हैशेस लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं तमाम उन प्रोसेसेस के लिए कि जिनकी हम एंथैल्पी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। व्हाई वी कैन नॉट मेजर द एंथैल्पीज ऑफ दीस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, बिकॉज़ these type of compounds are made up of several steps, ठीक है जी। सो अब यहाँ पर हमारे पास है which one of the following enthalpy cannot be obtained by the Hess's law? Which one of the following? Which one of the following enthalpy cannot be measured by Hess's law? अब इनमें से जो मैं आपको लिखूंगा, इनमें से कौन सी एंथैल्पी हम मेजर नहीं कर सकते बाय यूजिंग द हेसिस लॉ। फर्स्ट वन हमारे पास है भी इसके अंदर डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रस कॉपर सल्फेट। डिहाइड्रेशन ऑफ CuSO4। ये हाइड्रस है। हाइड्रस का मतलब क्या होता है? The compound that contains water molecule, the compound that contains water molecule as water of crystallization। तो ये हाइड्रस कंपाउंड है, ठीक है जी। इसकी बी ऑप्शन हमारे पास क्या बनती है भाई? इसकी बी ऑप्शन हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या बनती है? थर्ड ऑप्शन हमारे पास बनती है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम एलिमेंट। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम एलिमेंट्स, ठीक है। और लास्ट वन यानी डी ऑप्शन हमारे पास क्या बनती है इसकी? लास्ट ऑप्शन हमारे पास बनती है फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि इनमें से कौन सी एंथैल्पी आपको लगता है कि जो है हम मेजर नहीं कर सकते बाय यूजिंग द हेसिस लॉ। इसमें पहली है डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, ठीक है। दूसरी है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द एलिमेंट्स, ठीक है। और चौथी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको राइट ऑप्शन लगती है ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें और फिर हम आगे जो है वो चल सकें, ठीक है जी। जल्दी से आपने मुझे बताना है कि भी इसमें से कौन सी ऑप्शन आपको राइट ऑप्शन लगती है। जल्दी से आपने मुझे बताना है। हाँ भी कोई एक ऑप्शन बताए ना भेजा, बस जल्दी से, जल्दी आपने जो है इससे मुताल्लिक मुझे फाइनल डिसीजन अपना देना है ताकि मैं बता सकूं आप लोगों को। भाई आपने आपस में उर्दू में डिस्कशन नहीं करनी है भाई, मुझे पहले आंसर दे दें, उसके बाद फिर आप लोग जो है जाके किसी कमेंट सेक्शन में या फिर ये है कि आप मैसेंजर पे बात कीजिएगा, यहाँ पर नहीं अपनी बातें करनी ना, पूरी बात है। क्वेश्चन का आंसर दो भाई। रमीज क्या कर रहे हो आप? जल्दी से आपने आंसर देना है ताकि हम मूव कर सकें आगे और मैं आप लोगों को कुछ नेक्स्ट चीज बता सकूं। तो आप लोगों का हतमी आंसर आ चुका है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं सी और कुछ कह रहे हैं डी। मतलब बी आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, टोटली इग्नोर कर रहे हैं डी, फॉर्मेशन ऑफ CO2। अभी आपने एग्जांपल देख ली इसलिए कह रहे हैं आप लोग ऐसा कुछ। ए को लॉक कर दें, ठीक है भाई। अब आप लोगों को आंसर बताता हूं मैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखो मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने आपसे कहा भी था हेसिस लॉ का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, व्हाई वी नीड हेसिस लॉ। हम कहते हैं कि हेसिस लॉ सिर्फ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो तमाम के तमाम कंपाउंड फॉर्मेशन या वो प्रोसेस जो मल्टीपल स्टेप्स हों, ठीक है, जो क्या हो, जो मल्टीपल स्टेप्स हो, यानी कि सिंगल स्टेप नहीं बल्कि मल्टीपल स्टेप्स हो। तो इस तरह के जो कंपाउंड या प्रोसेसेस होते हैं इनकी एंथैल्पी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, फिर हम वो यूज करते हैं हेसिस लॉ, उसके थ्रू ही हम निकालते हैं, ठीक है। देखो
जहां तक इन तमाम ऑप्शंस की बात है, अब मैं पहले वन बाय वन क्लियर करता हूं, फिर मैं चलूंगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ठीक है। लेकिन जैसे फर्स्ट वन है डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आपने अगर जो फर्स्ट ईयर पढ़ी हुई है तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर, ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 10 पढ़ा होगा, उसमें आपने जो है सॉल्युबिलिटी कर्व्स पढ़े होंगे, ठीक है, आपने उसमें कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व और डिसकंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व पढ़ा होगा। देखो जहां तक जो है कॉपर सल्फेट हेक्साहाइड्रेट की बात है, 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं। आप जैसे जैसे इसे हीट देते हो, ये इकट्ठे एक ही दफा में जो है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं करता, ये स्टेप बाय स्टेप वाटर मॉलिक्यूल्स अपने अंदर से एलिमिनेट करता है। यानी फर्स्ट ये कन्वर्ट करता है अपने आप को कॉपर सल्फेट टेट्राहाइड्रेट, फिर ये कन्वर्ट करेगा अपने आप को कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट, फिर ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम कहते हैं कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, हम कहते हैं कि ये अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता है। तो इट मींस इट इज द प्रोसेस ऑफ, यानी हम कह सकते हैं द प्रोसेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेप्स। ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। इट मींस इसकी एंथैल्पी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी आपने देख लिया था। लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हो तो कार्बन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो इट इज आल्सो अ मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। तो इसकी भी एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे इस बात से, ठीक है। अब यहाँ इस पे ला रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर ऊपर जाऊंगा। जहां तक इसकी बात है, सोडियम कार्बोनेट की बात है, तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये भी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। यानी कि हम करते क्या है, हम यूज करते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, आपकी बुक में मौजूद है ये, ठीक है, उसको आप ऐड करवाते हो विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके थ्रू बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर आप बेस से ऐड करवाने के बाद उसे कन्वर्ट करते हो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के अंदर। जहां तक इसकी बात है, यही इसका राइट ऑप्शन था। क्यों? एलिमेंटल फॉर्म के अंदर जब भी आप ऐड करवाओगे मीथेन को, तो ये वैसे ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एलिमेंटल फॉर्म के अंदर आप जो है वो इसका प्रोसेस एलिमेंटल फॉर्म के थ्रू इस मीथेन को प्रिपेयर करोगे, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कि सिंगल स्टेप प्रोसेस है। इसको हम जो है इसकी एंथैल्पी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते थे बाय यूजिंग द हेसिस लॉ। समझ आ गई आप लोगों को? क्वेश्चन का आंसर और उसकी जस्टिफिकेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब आपको ओवरऑल हेसिस लॉ के मुताबिक भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि हम क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, व्हाई वी नीड हेसिस लॉ। अगर हमारे पास कैलोरीमीटर मौजूद थे, बॉम्ब और गिलास, ठीक है, तो इसकी क्या जरूरत थी, इसके मुताबिक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करूंगा ना, सारा के सारा आंसर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं रहने देता हूं, लेट्स सपोज, ठीक है, स्टेटमेंट में लेट्स सपोज यही रहने देता हूं। मैं अगर यहां पे कहता हूं भाई किस चीज के मतलब कहता हूं, मैं आप लोगों को यहां मैं स्टेटमेंट यानी थर्ड ऑप्शन की मैं लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अगर मैं कहता हूं ना, यहां पर मैं स्टेटमेंट से ये चेंज कर देता हूं, ये देखो, ये पता क्या मसला सिर्फ ये होता है कि क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को हम थोड़ा हेर फेर कर देना, आपको कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उसको बता देता हूं। अगर मैं यही कर दूं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, अब इसका आंसर क्या बनेगा जरा बताएं ना। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, आपने ये चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2 में ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, और अगर पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर आपको फौरन मिल जाएगा। जल्दी से बताएं कि अब इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने चेंज कर दिया है, सी ऑप्शन को मैंने चेंज कर दिया। अब बताएं कि क्या हो सकता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक रिएक्शन जो है वो स्टेप पर मुश्तमिल है या नहीं है। देखो, जो रिएक्शंस आपको राइट किए जाते हैं आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, समहाउ जो डिफरेंट ऑप्शंस की फॉर्म के अंदर, तो वो टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो आपने पूरे 2 सालों में पढ़े होते हैं। सो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको जरूर पता चल जाएगा। देखो, ये बड़ा एक कॉमन है, डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, ये आपने सॉल्युबिलिटी कर्व में पढ़ा था, मैंने आपको रिलेट भी कर दिया, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने जनाब आपको आंसर किया कि वो तमाम के तमाम वो आपके लिए क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस देगा कि जिसमें समहाउ आपने कुछ ना कुछ उससे मतलब कहीं ना कहीं पढ़ा हो। कोरिलेशन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, सुनना आएगा भाई, बड़ी बात है, फौरन से बता दिया आप लोगों ने। सो इट हैज नन, यानी कि हम कहते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। सो खुद को आपने थोड़ा सा ग्रूम करना है, आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल भाई सर आंसर नहीं है तो नन ही होगा, बिल्कुल सही कह रही है ऋषा, इसका आंसर नन बनता है कि भाई इसमें तमाम के तमाम वो रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन थे, और समहाउ कहीं ना कहीं जाकर हमें इनमें जो है मतलब चूंकि मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस है तो इनमें हेसिस लॉ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको रेस करूंगा और मैं आगे चलूंगा। मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने जो रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, जो ड्यूरिंग द आपने जो है क्या कहते हैं एफएससी जो वेल नोन रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, उनके ही जो है वो क्या कहते हैं मल्टीपल
आप कह लें कि ऑप्शंस बनकर आएंगे, उसमें कोई और ऐसी बात नहीं होगी जो कि आपने कभी ना पढ़ी हो, जो आपकी मुश्किल आ जाए। ठीक है जी, सर्दी समझ नहीं आया, नन कैसे? देखो मैं आपको बताऊं, ये 3 ऑप्शन तो मैं आपको बता चुका था, बी ऑप्शन मैंने चेंज किया। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जो है ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, शायद आपने देखा होगा अभी सना। देखो जैसे मीथेन जो है, ठीक है, इसकी आप क्लोरीनेशन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि भी हम यहाँ पर फ्री रेडिकल जो है स्टेप अप्लाई करते हैं। फ्री रेडिकल स्टेप के थ्रू हमारे पास 1 बाय 1 एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस होता है विद क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से चूंकि ये मल्टीपल स्टेप है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, इसको भी हम यानी इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हेसिस लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, सना मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसे रेज करूंगा और अब मैं मूव करूंगा टुवर्ड्स बोर्न हेबर साइकिल। अच्छा देखो, बोर्न हेबर साइकिल की जहां तक बात है तो हमने उसके कोई डेप्थ में नहीं जाना। ठीक है, हम चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, हम जस्ट एक ओवरव्यू लेने लगे हैं। उसमें आप लोगों को जरूर ये पता होना चाहिए कि भी कोई एक जो प्रोसेस इनके हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, मतलब कि जो बोर्न हेबर साइकिल की एग्जांपल उसने मेंशन की हुई है, उसमें से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की बात की है। और उसमें जो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं उसमें हमें पता होना चाहिए कि कोई एक प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक था या एक्सोथर्मिक था, वो हमें वैसे ही पता होना चाहिए। उसकी अमाउंट जो है वो हमें याद ना भी हो तो मसला नहीं है, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि जी सोडियम इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ये हमें जरूर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हेसिस लॉ की बात करते हैं, इसमें मैंने कहा था कि समेशन लॉ भी इसी को हम कहते हैं। ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि भाई इसकी जस्ट एक वन जो है एप्लीकेशन, जस्ट वन एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन कौन सी है, वो है बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है जी, जस्ट वन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। ठीक हो गया, तो बॉर्न हेबर साइकिल की हमने बात करनी है, और मैं इस बॉर्न हेबर साइकिल को आप लोगों के लिए इधर यहाँ पर इस वक्त एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपसे कहा कि हमें डेप्थ में जाने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जो है जस्ट ओवरव्यू लेना चाहते हैं, उसमें डिटेल में जाने की ऐसी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को ही देखना है। एमसीक्यूज जो है, ठीक है, उनकी ही हमने जो है समहाउ बात करनी है। तो बॉर्न हेबर साइकिल हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है। अब जहां तक बॉर्न हेबर साइकिल की बात है, हम इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं? तो बॉर्न हेबर साइकिल जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द इंथैल्पी। ठीक है, कौन सी इंथैल्पी? लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, टू मेजर द लेटेस्ट एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, जिसको हम समहाउ कह सकते हैं लेटेस्ट इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट, इसको हम कहते हैं। ठीक है, टू मेजर द लेटेस्ट एनर्जी फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आप जानते भी हैं कि उनकी फॉर्मेशन जब होती है, ठीक है, गैसियस आयन से जब एक आयनिक कंपाउंड बनता है सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो इस सूरत में भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और जब हम कहते हैं किसी आयनिक कंपाउंड को हमने तोड़ना है, उससे हमारे पास वापस गैसियस आयन बने, तो इस सूरत में भी हमारे पास होता है। सर बोर्न हेबर साइकिल से की चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा लगता था, पूरा याद किया था, लेकिन पेपर में मजे के क्वेश्चंस नहीं आए। सारा बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। अभी आपने जो है ना वो क्या कहते हैं ना, वो होप्स अपने पास अपनी ज़हन में रखनी है। ठीक है, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आपसे रेलेवेंट जो भी आपने क्वेश्चन किया उससे रेलेवेंट ही आएगा। ठीक है, अच्छा, हमने कहते हैं कि भाई हमारे पास ये किसके इस्तेमाल होता है? तो मेजर द एंथैल्पी, कौन सी वाली जी? आयनिक कंपाउंड्स की जो लेटेस्ट एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए, लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस टॉपिक जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल पॉइंट का बता दिया करें भी, टेक्निकल पॉइंट मैंने भी बताया था आपको उस्मान, अभी मैंने एग्जांपल भी आपको प्रोवाइड की थी। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान भी हम कहते हैं कि हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इसके टूटने की एनर्जी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी अगर हमें किसी आयनिक कंपाउंड को तोड़ना हो तो आयनिक कंपाउंड ब्रेक करने के लिए भी हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है। ठीक है, और हम जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो भी बेसिक तौर पे लेटेस्ट एनर्जी ही कहलाता है, यानी कि एक आयनिक कंपाउंड को, एक आयनिक सॉलिड को, ठीक है, हम कहते हैं कि जी ब्रेक करना, ठीक है, इनटू इट्स गैसियस आयंस। ठीक है, इसको भी हम लेटेस्ट एनर्जी का ही नाम देते हैं। और लेटेस्ट एनर्जी की जहां तक बात है, इसको हम शो करते हैं डेल्टा एच नॉट एल के साथ। ठीक है, स्मॉल एल के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके थ्रू हम क्या करते हैं जी, हमने कैलकुलेट करना है। सर बॉर्न-हेबर साइकिल इज फॉर टू फर्स्ट रिएक्शंस, नहीं फॉर टू फर्स्ट रिएक्शन समझ नहीं है भी इसका कि आपने क्या पूछा है मानूर, थोड़ा सा क्लियर करना है आपने। सर केमिस्ट्री से बात कर सवाल हो अगर किया पूछो, मतलब समझ नहीं आई भी, दुआ की भी नहीं समझ आई मुझे, ना मानूर की मुझे समझ आई है, ठीक है। अच्छा अब हम चलने लगे हैं। अब देखो मैं आपको बताया था कि आप लोगों ने इसके अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनकी इंडिविजुअल एंथैल्पी को जो है याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कोई एक प्रोसेस अगर हो रहा था तो वो एंडोथर्मिक था या वो एक्सोथर्मिक था, सिर्फ आपको इतना जो है पता होना चाहिए। सर लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, नहीं असला डायरेक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि लेटेस्ट एनर्जी यानी कि एक अनेक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हम कहते हैं कि मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। सो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी मल्टीपल स्टेप एक प्रोसेस हो तो उसमें हमारे पास एंथैल्पी डायरेक्टली मेजर नहीं होती, हम हेसिस लॉ का इस्तेमाल करते हुए ही जो है इस तरह के प्रोसेसेस के लिए टोटल एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मूव करते हैं टुवर्ड्स द बॉर्न-हाइबर साइकिल, और उसके थ्रू हमारे पास जो लेटेस्ट एनर्जी है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। मैं इसको रेस करने लगा हूं, कुछ उससे मतलब हम इस पर डिस्क्राइब करेंगे। देखो मैंने आपसे भी कहा भी कि अनेक कंपाउंड जब बन